ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिल जाती है। इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। हम जितना ही अधिक जानते हैं उतने ही क्षमाशील बनते हैं, और जिसकी अनुभूति जितनी गहरी होती है उसकी संवेदना उतनी ही व्यापक है। ये किसने कहा है? दस्तले ने कहा है। कूटनीतिक मोर्चे पर उलझा बांग्लादेश, जो पड़ोसी बांग्लादेश है ना, उसी की बात हो रही है। और 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, और भारत ने बड़ी इसकी मदद की थी इसकी आज़ादी में। ये आप देखें, बांग्लादेश से पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। ये पाकिस्तान है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात 5 राज्यों की सीमा पाकिस्तान से लगती है। 1947 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। कौन? पाकिस्तान। इसमें दोहराय नहीं है कि अविश्वास की कूटनीति के सहारे पड़ोसियों से अच्छे संबंध कायम नहीं किए जा सकते। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान की नीति में भारत को लेकर सबसे बड़ी चिंता यही है कि वे नई दिल्ली को एक संभावित साझेदार से अधिक संशय की दृष्टि से देख रहे हैं। बांग्लादेश से सकारात्मक संबंधों की राजनयिक कोशिशों की दिशा में तारिक रहमान को द्विपक्षीय यात्रा और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करके भारत ने एक अच्छी पहल की थी। लेकिन ढाका की ओर से अनुकूल वातावरण, सम्मानजनक निमंत्रण और अन्य राजनीतिक अपेक्षाओं को सामने रखकर दूरी बनाए जाने के संकेत मिले। बांग्लादेश के आर्थिक विकास, पूर्वोत्तर भारत के साथ संपर्क, क्षेत्रीय व्यापार, ऊर्जा सुरक्षा और बंगाल की खाड़ी के रणनीतिक मसलों में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। और वही भारत के लिए स्थिर, शांतिपूर्ण और सहयोगी बांग्लादेश उसके पूर्वी पड़ोस की सुरक्षा और एक्ट ईस्ट नीति के लिए अहम है। ढाका अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय सम्मान को लेकर स्पष्ट होना चाहता है, लेकिन उसे यह भी समझना होगा कि राष्ट्रीय सम्मान और राष्ट्रीय हित के बीच टकराव पैदा करना कूटनीति नहीं है। क्या कूटनीति नहीं है? ये ब्रिक्स संगठन के बारे में भी याद रखा करिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 जून 2009 में। इसमें आप देखिए, ब्राजील है, चाइना है, इजिप्ट है, इथियोपिया है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, ईरान, रसिया, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड अरब अमीरात इसके मेंबर हैं। मजबूत विदेश नीति वह होती है जो अपने हितों की रक्षा करते हुए संवाद के रास्ते खुले रखे, और इसलिए तारिक रहमान के सामने चुनौती भारत से दूरी बनाने की नहीं, बल्कि अविश्वास को संवाद में बदलने की है। यदि उनकी बांग्लादेश प्रथम की नीति वास्तव में राष्ट्रीय हित को केंद्र में रखती है, तो भारत से व्यापारिक और व्यवहारिक और स्थिर संबंध उसका महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। भारत के प्रति संशय यदि तारिक रहमान की विदेश नीति का स्थायी आधार बनता है, तो यह केवल भारत बांग्लादेश संबंधों की राय में बाधा नहीं बनेगा, बल्कि अंततः बांग्लादेश के अपने रणनीतिक और आर्थिक हितों को भी सीमित कर सकता है। बांग्लादेश में तारिक रहमान की सत्ता में आने के बाद यह उम्मीद की जा रही थी कि भारत से संबंधों में एक नई शुरुआत होगी। शेख हसीना के दौर के बाद द्विपक्षीय रिश्तों में आई कड़वाहट को कम करने और व्यवहारिक कूटनीति को आगे बढ़ाने की जरूरत दोनों पक्ष महसूस कर रहे थे। रहमान ने भी भारत से संबंध सुधारने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने की जरूरत पर बल दिया था, मगर हाल के घटनाक्रमों में इन उम्मीदों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। भारत ने बांग्लादेश को केवल पड़ोसी देश के रूप में नहीं, बल्कि अपने व्यापक क्षेत्रीय हितों के महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में देखा है। और इसी दृष्टि से भारत ने रहमान को सितंबर में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया था, मगर उनका इससे दूरी बनाने का संकेत भारत के लिए स्वाभाविक रूप से निराशाजनक है। और इससे यह संदेश जाता है कि बांग्लादेश की नई सरकार भारत के साथ संबंधों को केवल आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के आधार पर नहीं, बल्कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण जैसे राजनीतिक प्रश्नों के संदर्भ में भी देख रही है। और यहीं से समस्या अधिक जटिल हो जाती है। भारत और बांग्लादेश के बीच संबंध केवल दो सरकारों के रिश्ते नहीं, दोनों देशों के बीच व्यापार, नदी जल, ऊर्जा, संपर्क, सुरक्षा और पूर्वोत्तर भारत की स्थिरता जैसे अनेक साझा हित जुड़े हैं। और इसलिए किसी एक राजनीतिक विवाद को पूरे द्विपक्षीय संबंधों का आधार बना देना दोनों के दीर्घकालिक हित में नहीं होगा। शेख हसीना का मुद्दा निश्चित रूप से संवेदनशील है। ढाका लगातार उनके प्रत्यर्पण की मांग कर रहा है, जबकि भारत ने कहा कि वह इस अनुरोध को कानूनी ढांचे के तहत देख रहा है। मगर बांग्लादेश की विदेश नीति का केंद्रीय आधार यदि भारत पर दबाव बनाना और घरेलू राजनीतिक समर्थन हासिल करना
बन जाता है तो इससे संबंधों में स्थायी अविश्वास पैदा हो सकता है। शेख हसीना भारत में है ना अभी। कूटनीति में विदेश यात्राएं केवल औपचारिक कार्यक्रम नहीं होते, वे राजनीतिक विश्वास, संवाद की इच्छा और रिश्तों की दिशा का संकेत भी देते हैं। मगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री भारत यात्रा के इसी कूटनीतिक और राजनीतिक महत्व को शर्तों के पीछे रखकर कमजोर करने की कोशिश करते दिख रहे हैं। और आप देखते हैं कि इसमें उनकी मां खालिदा जिया की विदेश नीति की छाया नजर आती है। दरअसल रहमान को अपनी मां की राजनीतिक विरासत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित के बीच अंतर समझना होगा। उनकी भारत से दूरी के पीछे बांग्लादेश के आंतरिक राजनीतिक राष्ट्रवाद और इस्लामी राजनीति, पाकिस्तान के साथ बदलते रिश्ते और भारत के प्रति दर्शकों से चली आ रही है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भी कम काम कर रही है। और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की राजनीति में भारत के प्रति संदेह नया नहीं है। खालिदा जिया के प्रधानमंत्रित्व काल में भारत से संबंधों में कई बार तनाव दिखाई देता था। सुरक्षा सीमा, जल बंटवारा, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के साथ संपर्क जैसे मुद्दे द्विपक्षीय संबंधों में विवाद के विषय बने रहे। वर्ष 2001 से 2006 के दौरान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की सरकार में जमात इस्लामी के गठबंधन ने बांग्लादेश की राजनीति को अलग दिशा दी थी और इससे भारत में यह आशंका बढ़ी कि ढाका में ऐसी शक्तियों का प्रभाव बढ़ रहा है जो भारत के प्रति अधिक संदेहपूर्ण और पाकिस्तान के प्रति अपेक्षाकृत नरम है। और इसके विपरीत शेख हसीना की आवामी लीग ने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम की विरासत, धर्मनिरपेक्षता और भारत के साथ ऐतिहासिक संबंधों को अपनी राजनीति का महत्वपूर्ण आधार बनाया। यही कारण है कि हसीना के शासनकाल में भारत बांग्लादेश संबंधों में अभूतपूर्व विस्तार दिखा। मगर रहमान के सत्ता में आने के बाद पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश के संबंधों में नई सक्रियता दिख रही है। पाकिस्तान की ओर से व्यापार, संपर्क, शिक्षा और दोनों ओर के लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने की कोशिश भी बढ़ी है। हालांकि बांग्लादेश के लिए बेहतर यही होना चाहिए कि वह भारत से अपने भौगोलिक, आर्थिक व रणनीतिक हितों को समान रूप से महत्व देता रहे। तारिक रहमान अगर भारत विरोध को अपनी राष्ट्रवादी राजनीति का स्थायी आधार बनाते हैं तो अल्पकाल में उन्हें राजनीतिक लाभ मिल सकता है, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि शासन केवल राष्ट्रवादी नारों से नहीं चलता। बांग्लादेश को आर्थिक विकास, ऊर्जा सुरक्षा, रोजगार, निवेश, निर्यात बाजार, क्षेत्रीय जुड़ाव और स्थिरता की जरूरत है। इन सभी क्षेत्रों में भारत के साथ सहयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को यह तय करना होगा कि वे भारत को अपने घरेलू राजनीतिक विमर्श का विरोधी बनाना चाहते हैं या बांग्लादेश के आर्थिक विकास का साझेदार। चीन के साथ भी बांग्लादेश की नजदीकियां बढ़ रही हैं और उसके लिए चीन अहम आर्थिक साझेदार हो सकता है, लेकिन वह भारत का विकल्प नहीं है। भारत और बांग्लादेश की साझा सीमा, व्यापार, ऊर्जा, जल संपर्क एवं सुरक्षा हित उन्हें एक दूसरे से गहराई से जोड़ते हैं। इसलिए बांग्लादेश की दीर्घकालिक समृद्धि और रणनीतिक स्थिरता के लिए भारत के साथ सहयोग को प्राथमिकता देना उसके राष्ट्रीय हित में है। वास्तव में भारत के साथ बेहतर संबंध बांग्लादेश को अधिक विकल्प और बेहतर संपर्क और रणनीतिक एवं व्यापक आर्थिक अवसर दे सकते हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं? आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय भी आप लोग बताया करिएगा। नींद का दर्पण। नींद आदमी का सबसे ईमानदार क्षण है। काश कि हम किसी सोए हुए आदमी से बात कर पाते हैं। शायद वही एक समय है जब उसके शब्द नहीं, उसका अस्तित्व बोलता है। जब चेहरे पर चढ़े हुए सारे मुखौटे उतर जाते हैं और जब पद, प्रतिष्ठा, धन, अहंकार, छल, चतुराई और अभिनय सब बिस्तर के किनारे रखे रह जाते हैं और भीतर का मनुष्य अकेला रह जाता है। जागता हुआ मनुष्य अक्सर संवाद नहीं करता, प्रदर्शन करता है। वह अपने शब्दों को शब्दों को तौलता है, मुस्कान को नापता है, भावनाओं को छिपाता है और अवसर देखकर सच बोलता है। उसकी भाषा में भय भी होता है, स्वार्थ भी और सामाजिक मर्यादाओं की परतें भी। वह कभी सम्मान बचाने के लिए झूठ बोलता है, कभी संबंध बचाने के लिए, और कभी आप देखते हैं कि कभी लाभ कमाने के लिए और कभी स्वयं से ही बचने के लिए। परंतु नींद अभिनय नहीं जानती है। वहां कोई दर्शक नहीं होता है, इसलिए कोई कलाकार भी नहीं होता है। वहां मनुष्य अपने सबसे सरल रूप में लौट आता है और जिस व्यक्ति के सामने पूरी दुनिया सिर झुकाती है वह भी नींद में बच्चे की तरह निश्चिंत दिखाई देता है और जिस व्यक्ति के सामने लोग कांपते हैं उसकी पलकों पर भी वही असहाय विश्रांति उतरती है। जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को धोखा दिया हो वह भी नींद में स्वयं को धोखा नहीं दे सकता। नींद संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ राजा और रंक का तकिया एक ही भाषा बोलता है। महलों की रेशमी चादरें, फुटपाथ की फटी चादर, दोनों का अंतिम उद्देश्य एक ही है, थके हुए शरीर को विश्राम देना। नींद यह घोषणा करती है कि प्रकृति के सामने सभी मनुष्य समान है और जिनके दिन भर दूसरों को आदेश दिए रात को वह अपनी पलकों का भी
स्वामी नहीं रह जाता। नींद किसी की सत्ता को स्वीकार नहीं करती। कितना विचित्र है कि दिन भर हम जिस चेहरे की को दुनिया को दिखाते हैं वह हमारा वास्तविक चेहरा नहीं होता है। असली चेहरा तब दिखाई देता है जब हम उसे देखने की स्थिति में ही नहीं रहते। नींद में कोई अपनी सुंदरता नहीं संवारता, कोई अपनी आवाज को मधुर नहीं बनाता, कोई अपने पद का परिचय नहीं देता। अगर सचमुच किसी सोए हुए आदमी से बात करना असंभव होता है तो शायद हमें उसके होंठों से उत्तर ना मिले, लेकिन उसकी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है। हम पूछते हैं कि तुम इतने कठोर क्यों हो? शायद इसकी शांत सांसें कहती हैं, मैं भीतर से बहुत डरा हुआ हूं। हम पूछते हैं तुम इतने क्रोधित क्यों रहते हो? शायद इसका विश्राम कहता है, मैं बहुत थका हुआ हूं। हम पूछते हैं तुमने इतने छल क्यों किए? शायद उसकी बंद पलकों के पीछे छिपा अपराध वो स्वीकार करता है कि वह स्वयं से कभी जीत ही नहीं पाया। मनुष्य का चरित्र उसके भाषणों में कम, उसकी नींद में अधिक दिखाई देता है। जो व्यक्ति संतोष से सो जाता है वह संसार का सबसे धनी मनुष्य है, और जो आलीशान बिस्तरों पर भी करवटें बदलता रहता है उसकी निर्धनता बैंक खाते में नहीं अंतरात्मा में लिखी होती है। धन से गद्दे खरीदे जा सकते हैं, नींद नहीं। दवाइयों से आंखें बंद की जा सकती हैं, शांति नहीं। आज का मनुष्य पहले से अधिक जाग रहा है, पर भीतर से पहले से अधिक सोया हुआ है। रातें मोबाइल की रोशनी में कट रही हैं, दिन गिनते मुस्कानों में। उसने विश्राम को आलस्य समझ लिया और बेचैनी को उपलब्धि। परिणाम यह है कि आंखें बंद होती हैं पर चिंताएं खुली रहती हैं। ऐसी नींद विश्राम नहीं, केवल थकान का विराम है। नींद हमें प्रतिदिन यह भी सिखाती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य समर्पण है। जिस प्रकार सोने के लिए हमें अपने शरीर को बिस्तर के हवाले करना पड़ता है, उसी प्रकार जीवन में शांति पाने के लिए अहंकार को समय के हवाले करना पड़ता है। जो हर क्षण नियंत्रण में रहना चाहता है वह चैन से सो भी नहीं सकता। नींद उन लोगों के पास सहज चली जाती है जिन्होंने अपने भीतर के शोर को थोड़ा शांत कर लिया है। शायद इसी कारण छोटे बच्चे सबसे गहरी नींद में सोते हैं। उनके पास ना छल है, ना संग्रह की चिंता, ना प्रतिष्ठा का बोझ। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है हम वस्तुएं इकट्ठी करते जाते हैं और नींद खोते जाते हैं। हमारे घर बड़े होते जाते हैं लेकिन विश्राम छोटा होता जाता है। सुविधाएं बढ़ती हैं, सुकून घटता जाता है। जिस समाज की रातें भय में बीतती हैं उसके दिन कभी स्वस्थ नहीं हो सकते। जिस परिवार में लोग चैन से सोते हैं वहां विश्वास अभी जीवित है, और जिस व्यक्ति की नींद हर रात उससे हिसाब मांगती है समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा अभी मरी नहीं है। इतिहास गवाह है कि मनुष्य ने महल बनाए, साम्राज्य खड़ी किए, समुद्र पार किए, चांद तक पहुंच गया, लेकिन आज भी वह एक शांत और निश्चिंत नींद की खोज में भटक रहा है। विज्ञान ने निद्रा की जैविक प्रक्रियाओं को समझ लिया, मस्तिष्क की तरंगों को माप लिया, अनिद्रा की असंख्य दवाएं बना ली, फिर भी वह किसी प्रयोगशाला में संतोष का एक कण और निर्मल अंतःकरण की एक बूंद नहीं बना सका। कारण स्पष्ट है कि नींद केवल शरीर की क्रिया नहीं, आत्मा की स्वीकृति भी है। जब मन अपने ही निर्णयों के साथ समझौता कर लेता है, जब विवेक स्वयं को कटघरे में खड़ा नहीं करता, जब स्मृतियां अपराध बोध की तरह नहीं चुपती, तभी पलकों पर विश्रांति उतरती है। इसलिए रात की सबसे मधुर लोरी बाहर की निस्तब्धता नहीं, भीतर का निष्कलुष मौन है। जिस दिन मनुष्य अपने अंतर्मन से छल करना छोड़ देगा उसी दिन उसकी नींद भी फिर से उतनी ही गहरी, सहज और पवित्र हो जाएगी जितनी किसी निष्कपट शिशु की होती है। इसलिए नींद प्रतिदिन हमारे सामने यह प्रश्न रखती है कि क्या आज का दिन ऐसा था कि तुम निश्चिंत होकर सो सको। अच्छा आर्टिकल लिखा जाता है, दिलचस्प आर्टिकल। ये आप देखिए छोटी छोटी टिप्पणियां हैं। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है ना टेलीग्राम पर, वहां डाल दी जाती है, वहां से जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कड़वी मिठास। देश भर में चीनी के दामों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी ने त्योहारी मौसम की मिठास में महंगाई की कड़वाहट घोल दी है। चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी, इसके अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। सरकार का कहना है कि गन्ने की कमी से चीनी का उत्पादन प्रभावित हुआ, जिससे दाम बढ़े। वहीं चीनी उद्योग का तर्क है कि कीमतें बढ़ने की उम्मीद में कारोबारियों, थोक व्यापारियों की ओर से की गई ज्यादा खरीदारी भी एक कारण हो सकता है। मगर विपक्षी दल इन तर्कों से इत्तेफाक नहीं रखते। उनका आरोप है कि गन्ने का एथेनॉल उत्पादन में इस्तेमाल बढ़ाने से चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। वजह चाहे कोई भी हो, लेकिन यह बात साफ है कि इसका असर आम उपभोक्ता के घरेलू बजट पर पड़ रहा है। सवाल है कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी किसकी है। हालांकि सरकार की ओर से 10 लाख टन कच्ची चीनी का शुल्क मुक्त आयात करने की बात कही जा रही है, लेकिन यह निर्णय अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। गौरतलब है कि भारत चीनी की घरेलू आपूर्ति के साथ साथ इसके निर्यात के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर है। आयात का मतलब होता है कुछ खरीद रहे, निर्यात का मतलब होता है बेच रहे हैं।
इसके बावजूद अगर देश में चीनी आयात करनी पड़े तो इसे किस तरह देखा जाएगा। विपक्ष का आरोप है कि देश में चीनी का भंडार 100 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया, जबकि सरकार का दावा है कि घरेलू मांग पूरी करने के लिए पर्याप्त भंडार मौजूद है। मगर सवाल यह भी है कि अगर सरकार का दावा सही है तो फिर चीनी की कीमतें क्यों बढ़ी हैं। इसका जवाब सरकार के उन नए दिशा निर्देशों में भी ढूंढा जा सकता है जिनके तहत चीनी के बड़े कारोबारियों, शीतल पेय, मिठाई एवं आइसक्रीम निर्माताओं और थोक उपभोक्ताओं के लिए भंडारण सीमा लागू की गई। यानी सरकार को लगता है कि चीनी की कालाबाजारी से भी इसके दामों में बढ़ोतरी हो रही है। मगर यह बात समझ से परे है। संकट आने के बाद ही सरकार की ओर से ऐसे कदम क्यों उठाए जाते हैं? कालाबाजारी के खिलाफ कानून होने के बावजूद उसे सख्ती से लागू करने की जरूरत क्यों महसूस नहीं की जाती है? सवाल सिर्फ कीमतों का ही नहीं है, बल्कि सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े निजी उपक्रमों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता का भी है। देश भर के खुदरा और थोक बाजारों में चीनी की कीमतों में एक माह के भीतर करीब 25% की बढ़ोतरी देखी गई। इसको लेकर विरोधाभासी दावों ने भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। एक और विपक्ष से पेट्रोल में एथेनॉल मिश्रण बढ़ाने की सरकारी नीति से जोड़कर देख रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार का दावा है कि देश में कुल एथेनॉल का केवल 1/4 हिस्सा ही गन्ने से बनता है, जबकि बाकी मुख्य रूप से मक्का जैसे अनाज से तैयार होता है। वहीं चीनी उद्योग निकाय इस्मा का कहना है कि कृत्रिम किल्लत पैदा करने या मिलों के स्तर पर कीमतें बढ़ाने जैसी कोई बात नहीं है। ऐसे में यह सवाल अनुत्तरित ही रह गया कि आखिर चीनी के दामों में बढ़ोतरी के पीछे असल वजह क्या है। बहरहाल सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी यही होनी चाहिए कि चीनी और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतें नियंत्रण में रहें, और ताकि आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ ना बढ़े, क्योंकि चीनी तो हर कोई खरीदता है ना, उपयोग करता है ना, तो इसका प्रभाव डायरेक्ट आप लोग देखते हैं उपभोक्ताओं पर ही पड़ता है। वंचना की राय। किसी देश की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा पीढ़ी की आंखों में पलते सपने होते हैं, मगर जब देश की कुल आबादी में एक बड़ी संख्या युवा पढ़ाई, रोजगार, प्रशिक्षण तीनों से बाहर खड़े हों, तो यह केवल एक आंकड़ा नहीं बल्कि सरकार के उन दावों को आईना दिखाता सवाल है जिसे अक्सर अर्थव्यवस्था की चमकती तस्वीर से ढकने की कोशिश की जाती है। गौरतलब है कि नीति आयोग ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि देश में 15 से 29 वर्ष आयु के करीब 8 करोड़ 70 लाख युवा ऐसे हैं जो ना तो कोई पढ़ाई कर रहे हैं, ना रोजगार में है, ना ही किसी तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। नीति आयोग की बात करें तो योजना आयोग को प्रतिस्थापित करके आया था 2015 में। अगर इतनी बड़ी संख्या में युवा एक तरह से खाली बैठे हैं, तो आखिर किस आधार पर सरकार की ओर से यह दावा किया जाता है कि युवा आबादी ही देश की ताकत है, वही भविष्य की दिशा तय करेगी? विचित्र है, एक और रोजगार सृजन और करोड़ों युवाओं को अवसर मुहैया कराने के दावे किए जाते हैं, वहीं इतनी बड़ी युवा आबादी शिक्षा से लेकर रोजगार तक के अवसरों के दायरे से बाहर है। सरकारें घोषणाओं से उम्मीदें जगा सकती हैं, मगर युवाओं को ऐसे कौशल और रोजगार के वास्तविक अवसरों की जरूरत है ताकि वे अपना भविष्य थोड़ा बेहतर बना सकें। उन्हें योजनाओं की लंबी सूची नहीं है, सही समय पर उचित मार्गदर्शन चाहिए। इसके बरकस हुआ यही कि रोजगार के अवसर लगातार सिकुड़ते गए। आज हालात यह है कि युवाओं को ना तो अपनी पढ़ाई जारी रखने की स्थिति दिख रही है, ना ही वे अपने बूते या सरकारी मदद से रोजी रोटी का कोई जरिया तैयार कर सकने में सक्षम है। एक सवाल यह भी है कि जब मुद्रा ऋण से लेकर अन्य कई तरह की योजनाएं सरकार की ओर से चलाने का दावा किया जा रहा है, तो उनका लाभ युवाओं तक क्यों नहीं पहुंच रहा है? सरकार को इस मुश्किल सवाल का सामना करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में करोड़ों हाथ काम की तलाश में हो, वहां केवल विकास के दावे पर्याप्त नहीं होते। सरकार करोड़ों नौकरियों के अलावा युवाओं को विभिन्न ऋण योजनाओं से मिलने वाली सहूलियतों के बारे में बताती रहती है, लेकिन नीति आयोग के आंकड़े अलग ही तस्वीर दिखा रहे हैं। और शिक्षा को लेकर इस समय आप देख रहे हैं देश भर में आवाज तो उठ रही है और शिक्षा की बदहाली भी दिखाई दे रही है। और इस तरह से आप देखें कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।